तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। भारत का भूगोल हम डिस्कस कर रहे हैं, आप जानते हैं। इस लेक्चर में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में सामान्य जानकारी सारी डिस्कस कर चुके हैं। 5 पार्ट में वो वीडियो बना है, आप जाके चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपनी बुक से रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों इस लेक्चर में हम भारत का भौतिक स्वरूप को डिस्कस करेंगे दोस्तों, धमाकेदार तरीके से। मेरे द्वारा प्रयास किया गया ये वीडियो, पढ़ाया गया ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, अगर व्यूज ऐसे ही नहीं आएंगे तो फिर ऐसे में वीडियो नहीं आ पाएंगे। तो इस लेक्चर में हम भारत का भौतिक स्वरूप डिस्कस करेंगे धमाकेदार तरीके से। आइए शुरू करेंगे, ज़्यादा बातें ना करते हुए। सेकंड नंबर का टॉपिक है लुसेंट की बुक से भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल डिवीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहला फैक्ट देखिए क्या कहना चाह रहा है, फैक्ट को समझिए। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां स्थित है। तो 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां स्थित है। कितने परसेंट? 10.7% भाग पर, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। या तो 2135 मीटर है या उससे अधिक भी है ना, उससे अधिक भी है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां कितने परसेंट है दोस्तों? पहाड़ियां 18.6% है। 18.6% है भूभाग पर फैली हुई है और 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार पाया जाता है ना, विस्तृत मैदान का विस्तार पाया जाता है। कितने? 43% भाग पर। तो यहाँ से अपने को क्या क्या याद रखने की बनती है? तो यहाँ से ये भूभाग यानी मैदान का विस्तार कितने परसेंट में है और पहाड़ियों का विस्तार कितने? 18.6% में है, याद रखना है। 18.6% में है और 10.7% भूभाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, है ना, उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। लेकिन 305 मीटर से 2135 मीटर वाली पहाड़ियों का परसेंट इतना है 18.6। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से काम की चीज़ है जो मैं आपको बिल्कुल बताता चलूंगा दोस्तों। तो हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। जो हिमालय पर्वत यानी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है कि कहाँ से लेके कहाँ तक है, उसको बांट दिया गया नाम के हिसाब से, प्रादेशिक विभाग के हिसाब से। पंजाब हिमालय कहा गया है, कुमायूं हिमालय कहा गया है, नेपाल हिमालय कहा गया है, असम हिमालय कहा गया है दोस्तों। तो इसका एक बार मैप देख लीजिए, आप मैप देख लीजिए, मैप बता दूंगा मैं आपको अभी। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हिमालय की दोस्तों। तो पंजाब हिमालय क्या है? सिंधु और सतलज नदी के बीच चलने वाले पहाड़ है ये। सिंधु और सतलज नदी के बीच चलने वाले पहाड़ है। इस भाग का अधिकांश भाग 2 राज्यों में स्थित होने के कारण इसे पंजाब हिमालय कहा गया है। एक तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, हिमालय भी कहते हैं इसको क्योंकि हिमाचल प्रदेश तक के गया है दोस्तों ये, है ना। और इसका हिस्सा कम से कम 560 मीटर लंबा है, 507 मीटर किलोमीटर है यानी लंबा है दोस्तों। इस खंड की प्रमुख श्रेणियों में लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर और जास्कर शामिल है। तो अपने को वो चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, अभी यहाँ पे इतना ही याद रखना है। पंजाब हिमालय जो है उसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है ये, सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच चलने वाले बसे हुए पहाड़ है ये। सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, ये याद रखना है, सिंधु और सतलज। अब सतलज से लेके काली नदी के मध्य तक क्या आएगा? तो सतलज से लेके काली नदी के मध्य तक के भाग को कहते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय ये क्या है दोस्तों? ये उत्तरी हिमालय के हिमालय का पश्चिमी खंड है। उत्तरी हिमालय के हिमालय का पश्चिम मध्य खंड है दोस्तों। पश्चिम का तो है लेकिन पश्चिम के मध्य का खंड है, जो सतलज नदी से के पूर्व से काली नदी तक 200 मील यानी 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 200 मील यानी 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है ना। और इसके दक्षिण में शिवालिक रेंज का हिस्सा और उत्तर में महान हिमालय का हिस्सा जो आगे पढ़ेंगे अपन। तो कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। सतलज से काली नदी के मध्य फैला हुआ पहाड़ियाँ हैं ये, फैली हुई बसी हुई पहाड़ियाँ हैं सतलज से काली नदी के मध्य। नेपाल हिमालय नाम रखा गया है एक का, जो 800 किलोमीटर लंबी है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबी है। काली नदी से तीस्ता नदियों के मध्य का हिस्सा है ये। काली नदी से तीस्ता नदियों के मध्य जो पहाड़ियां बसी हुई है उसको नाम दे दिया गया नेपाल हिमालय, है ना। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है दोस्तों नेपाल हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ 800 किलोमीटर लंबा हिमालय श्रृंखला को ही नेपाल हिमालय कहा जाता है। 800 किलोमीटर
की श्रृंखला, पहाड़ियों की श्रृंखला, हिमालय की श्रृंखला को ही नेपाल हिमालय कहा जाता है। नेपाल, तिब्बत, सिक्किम इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व यानी उसमें आते हैं दोस्तों, बस, है ना। उसके बाद इधर शुरू होता है पूर्व में असम हिमालय। असम हिमालय जो है तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य, तीस्ता से दिहांग नदी यानी जो अरुणाचल प्रदेश में बहती है दिहांग नदी, वहां तक। तो असम हिमालय 720 किलोमीटर, असम हिमालय 720 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ये तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य का हिस्सा है, तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य का हिस्सा है। तो इसको हम बोल सकते हैं पश्चिम में भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर, पश्चिम में भूटान से शुरू हो जाएगा ये तीस्ता, है ना, तीस्ता नदी भूटान 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 की पूर्वी सीमा से लेकर पूर्व में जो नदी है, क्या नाम है उसका, दिहांग नदी के मध्य की जो मोड़ उबड़ खबड़ जो पहाड़ है उनको कहा गया है दोस्तों ये, बस। ये जो खंड है ना दोस्तों असम हिमालय, इस खंड का ही सबसे ऊंचा पर्वत वही मिलेगा, सर्वोच्च पर्वत नामचा बावरा। तो अपने को इतनी भी आज जानकारी नहीं, आगे मैं बताऊंगा। इतना याद रखो, देखो प्रादेशिक विभाजन, इसका देखो मैप दिखाया तो मैं आपको। ये देखो दोस्तों हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन देखो यहाँ पे। ये तो देख सकते हैं आप, ये पंजाब हिमालय, ये कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, यही तो अपन ने पढ़े हैं अभी, है कि नहीं। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल इससे यहाँ पे आती है। ये कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, नंदा देवी वाला हिस्सा, ये माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू ये यहाँ पे है ना। और ये असम हिमालय। तो ये देखो सिंधु से सतलज, सतलज से काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, है ना। ये देखो, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये इसको एक बार देख लो, इससे याद हो जाए, बस, यानी याद रखने में आसानी जाए, जो मैंने वहाँ बताया था। वापस चलते हैं अपन लूसेंट में। देखो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार, किसके अनुसार, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। भारत को 5 भागों में बांटा गया है। तो हम उसको बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सरफेस, इंडिया वाज डिवाइड इनटू 5 पार्ट। इंडिया वाज डिवाइड इनटू 5 पार्ट, यानी 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन से 5 भाग है? तो एक उत्तर का पर्वतीय मैदान, पूरे भारत को हमने एक भाग में बांट दिए, उत्तर का पर्वतीय मैदान। दूसरा विशाल मैदान में बांट दिए, जो विशाल मैदान फैला हुआ है, जो मैदानी मैदान वाला क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार में बांट दिए, प्रायद्वीपीय पठार जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ, जो नीचे का दक्षिण वाला भाग है ना। मरुस्थलीय क्षेत्र, जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है दोस्तों, है ना, अपने भारत में, उसको बांट दिए। समुद्री तटीय मैदान को बांट दिए, जो समुद्र के तट से लगे हुए मैदान है। तो ये 5 भागों में बांटा गया है, उत्तर पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्री तटीय मैदान। ये 5 भागों में बांटा गया संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर, है ना। अब ये इसको अभी छोड़ दो यहाँ से, इसको बाद में पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए नेक्स्ट फैक्ट, भूवैज्ञानिक के अनुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है, वहाँ तीथिस नामक उथला सागर था दोस्तों। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है। आज जहाँ हिमालय पहाड़ है वहाँ कौन सा सागर था? वहाँ तीथिस नामक सागर था दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ कभी तेथिस नामक एक सागर हुआ करता था। यह जुरासिक काल का है दोस्तों। ये कब की बात है? ये जुरासिक काल की बात है। जुरासिक काल या जुरासिक काल का यानी करीब 20 से 14.5 करोड़ साल पहले, 14.5 करोड़ साल पहले की बात है, जहां तेटिस नाम का एक विशालकाय सागर हुआ करता था, उथला सागर था। जहां 2 भूखंड से घिरा हुआ था, जो 2 भूखंड यानी 2 महाद्वीपों से घिरा हुआ एक सागर हुआ करता था। 2 महाद्वीपों से घिरा हुआ एक सागर हुआ करता था, वही बताया गया यहाँ पे, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं हुआ क्या था दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता दूं, हिमालय जहाँ पे है तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, पहले समझ लो। हिमालय पहाड़ की उत्पत्ति तेथिस, यही सागर है, तेथिस सागर नामक एक महान भूसंतति से हुई है दोस्तों, है ना। लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले की बात है। विश्व में केवल 2 बड़े महाद्वीप हुआ करते थे। उत्तर में एक महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था क्या? लैरासिया। उत्तर में एक सागर हुआ करता, ये हुआ करता था, महाद्वीप हुआ करता था लैरासिया। और लैरासिया ये इसी का नाम था दोस्तों, अंगारा लैंड, सुने होंगे आपने,
अंगारा, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड है ना, अंगारा लैंड। उत्तर में एक सागर हुआ करता था जिसका लहरासिया, उसी का नाम था अंगारा लैंड। और दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में एक सागर हुआ करता था, सागर महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था क्या, गोंडवाना लैंड। जिसका नाम क्या था, गोंडवाना लैंड, है ना, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। लहरासिया और गोंडवाना लैंड के बीच में तेटिस नामक एक लंबा सागर हुआ करता था। ये दोनों के बीच में यहाँ पे एक सागर हुआ करता था, सागर हुआ करता था, सागर हुआ करता था, उथला सागर था। नदियों का इन, यानी बोल सकते हैं तो क्या हुआ, ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई दोस्तों। ये जो दोनों प्लेटें, ऊपर की अंगारा लैंड और नीचे की गोंडवाना लैंड, करोड़ों साल में हुआ है, वो एक ही दिन में नहीं हुआ। ऊपर की अंगारा लैंड और नीचे की गोंडवाना लैंड प्लेटें जब धीरे धीरे सरकते 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 आपस में टकराई, और टकराने से जो मुड़ाव पैदा हुआ है दोस्तों, जैसे ऊपर की तरफ, है ना, मुड़ाव पैदा हुआ है, वही हिमालय पर्वत है दोस्तों, वही हिमालय पर्वत है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अभी भी वो प्लेटें टकरा रही है और हिमालय पर्वत की ऊंचाई जो बढ़ते जाती है। जैसे पहले आपने पढ़े होंगे, हिमालय पर्वत की ऊंचाई 8,800 नहीं, यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। कई बुकों में 8,850 मीटर लिख के दे रहा है। तो वो कुछ दिनों बाद जब देखी जाती है तो कुछ सेंटीमीटर कुछ का फर्क नजर आता है। तो ये है दोस्तों, ऊपर की अंगारा लैंड और नीचे की गोंडवाना लैंड जब आपस में टकराई तो जो मुड़ाव पैदा हुआ उसके तो ऊपर गया। इसी को वलीत पर्वत कहते हैं दोस्तों, जो ऊपर की तरफ सरकता है। वलीत पर्वत का उदाहरण है माउंट एवरेस्ट, हिमालय, है ना। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब देखो क्या है, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है, हिमालय की उत्पत्ति में वैज्ञानिकों द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। उसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और ये हिंदी में है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या होता है ये सिद्धांत, है ना, क्या होता है। मैंने बताया जो हिमालय है वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित, जिसको मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं, वलित पर्वत यानी मोड़दार पर्वत। माउंट एवरेस्ट कैसी चोटी है, तो वो ऐसी है, मुड़ावदार वाली, है ना। बात करते हैं यहाँ प्लेट विवर्तनिकी, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है दोस्तों, जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतिविधियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है, तथा साथ ही महाद्वीप, महासागर, पर्वत के रूप में धरातली उच्च वाच के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और जैसी घटनाओं में जो भौगोलिक वितरण की व्याख्या प्रस्तुत होती है, उसे ही ये बताता है ये सिद्धांत। इसी सिद्धांत से हमको पता चला कि कैसे करके हुआ है करके। तो ये सिद्धांत का नाम याद रखना है, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है दोस्तों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट, हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार, जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, दक्षिण वाला, ये वाला जो प्रायद्वीप का मतलब होता है तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ, वो उत्तल है दोस्तों। उत्तल का मतलब है कॉन्वेक्स यानी ऐसी उठी हुई, है ना। कॉन्वेक्स लेंस आपने पढ़े होंगे, जो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा रहता है, यहाँ से उठा हुआ रहता है, कॉन्वेक्स है। एवं तिब्बत की ओर अवतल है दोस्तों, यानी अवतल का मतलब गड्ढा, उबड़ खाबड़ है ना। ये वाला कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये जहाँ गड्ढा होता है, केव का मतलब होता है गड्ढा यानी गुफा, तल, है ना, तल। ये समझ में आ गया होगा। तो ये याद रखना, हिमालय की पर्वतीय श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार में उत्तल है, उत्तल यानी कॉनवेक्स, और अवतल है यानी कॉनकेव है ना। ये याद रखना है। तिब्बत की तरफ ऊपर साइड में क्या है, अवतल, और प्रायद्वीपीय पठार नीचे साइड में उत्तल है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है अपना भारत के ऊपर, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे 4 प्रमुख समानांतर श्रेणियों में बांटा गया। तो एक एक करके अपन इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है ये करके, है ना। तो देखो एक एक करके धमाकेदार तरीके से बताऊंगा, इसको याद रखना है, समझ लेना है, और उसके बाद रिवीजन करना है। सबसे पहले 4 प्रमुख बांटा गया, तो 4 कौन सी है उसको बोल के बता दूंगा। सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले ट्रांस हिमालय दोस्तों, सबसे ऊपर वाली ट्रांस हिमालय, फिर है दोस्तों वृहद हिमालय, उसके नीचे वृहद हिमालय के नीचे कौन सी है, मध्य हिमालय के नीचे शिवालिक। 4 ही है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो इसको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय क्या है दोस्तों, इसके बारे में समझो। तो ये
भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। जो मैं बोल रहा हूँ मेरे लफ्जों को सुनिए, यह भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, जो चाप आकार में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। जो चाप आकार में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसी क्षेत्र के अंदर, इसी क्षेत्र से सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम है दोस्तों, उद्गम है। इसी क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी, जिसे केटू कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। इसके अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी आदि पर्वत श्रेणियां आती है। किसके अंतर्गत? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तो आप देखिए यहाँ वही चीज तो लिखी हुई है जो मैं बताने वाला हूँ। इसके अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी आदि पर्वत श्रेणियां आती है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है दोस्तों। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन अगर आता है भारत की सर्वोच्च, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है दोस्तों। K2 माउंट एवरेस्ट मत लगा देना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। अब नेपाल में स्थित रहेगी तो अपने भारत की कैसे हो जाएगी वो? भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित रहेगी वही है। उसका नाम है दोस्तों K2 गॉडविन ऑस्टिज, नाम है उसका गॉडविन ऑस्टिज, जिसकी ऊंचाई देख लो। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। भारत की दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। 3 का क्रम याद रखिए। विश्व की पूछेगा तो उसी को लगाना है, किसको? माउंट एवरेस्ट को। भारत की सबसे ऊंची चोटी समझ में आ गई। कश्मीरी हिमालय में करेवा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कश्मीरी हिमालय जो है वो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा क्या है आपको जानकारी के लिए बता दूं, करेवा कुछ नहीं है, करेवा कश्मीरी हिमालय में अनेक दर्रे स्थित है ना। उस दर्रे में स्थित है तो करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का मिश्रण है दोस्तों, मिश्रण है, पर मोटी परत के रूप में जमा हो गया है वहां पे। और वो जमा हो गया है, वहां पे खेती होती है केसर की, है ना। तो केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है जिसकी खेती वहां होती है। कहाँ पे? करेवा में, है ना। केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है जो पुष्प की वर्गीकाग्र को केसर कहते हैं। देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन पूछेगा करेवा क्या है, करेवा क्या है करके। करेवा क्या है, तो करेवा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ से लिखा हुआ है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोण है। करेवा क्या है? चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोण है। वहां पर मोटी परत के रूप में जमा हो गया, उसे ही करेवा कहते हैं। जहां पे, वहीं करेवा में जहां पे जाफरन की खेती होती है, जाफरन क्या है अपने को जानकारी होना। जाफरन को केसर के सूखे हुए आगे वाले भाग से निकाला जाता है। जाफरन केसर ही है, जाफरन जो है वो केसर ही है, उसी का नाम है। लेकिन ये इसकी खेती होती है जाफरन की, तो जाफरन है क्या ये अपने को पता होना। तो जाफरन क्या है? जाफरन को केसर के सूखे हुए आगे वाले भाग से निकाला जाता है। दुनिया में कश्मीरी केसर का सबसे फायदेमंद माना जाता है और पूरी दुनिया में बिकता है कश्मीरी केसर। तो वही है, ये जाफरान की खेती होती है। करेवा क्या है, तो यहाँ से मैंने बता दिया करेवा क्या है यहाँ तक के। और जहाँ पे यानी वहाँ पे करेवा में जाफरान की खेती होती है, कश्मीरी केसर की खेती होती है। लेकिन उसको केसर नाम क्यों नहीं दिया गया, उसको जाफरान नाम इसलिए दिया गया। जाफरान को केसर के सूखे हुए आगे वाले भाग से निकाला जाता है, उसको जाफरान बोलते हैं। यह वाला फैक्ट समझ में आ गया होगा, जितना यहाँ पे याद है उतना ही रखना है। उसके बाद देखिए वृहद हिमालय के बारे में यहाँ बीच में फैक्ट लिख दिया, जबकि वृहद हिमालय यहाँ नीचे शुरू होता है, तो इसको यहाँ पढ़ लेते हैं। वृहद हिमालय में जोजिला दर्रा, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा, जास्कर श्रेणी, फोटूला श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, खुरदुला जैसे दर्रे स्थित है दोस्तों। यानी दर्रे का नाम है ये पूरा, ये दर्रे का नाम है, ये इतने जो बताया। और ये कहाँ पे स्थित है? वृहद हिमालय में स्थित है। जबकि अपन अभी पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय। वृहद हिमालय देखो यहाँ है, ये है वृहद हिमालय। यहाँ की बात यहाँ लिख दिया है लूसेंट वाले ने, है ना। तो वृहद हिमालय में जोजिला दर्रा, पीर पंजाल, बनिहार, जास्कर, फोटूला, लद्दाख श्रेणी, खुरदुला जैसे दर्रे स्थित हैं, ये बताया है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं क्या बोलता है। तो नेक्स्ट फैक्ट देखिए, कश्मीरी हिमालय क्षेत्र में मीठे पानी की झील है दोस्तों। एक का नाम है डल झील और वुलर झील।
ये दोनों मीठे पानी की झील है। ये डल झील जो है ये ताजे पानी की झील है और ये वुलर झील जो है ये मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, कश्मीरी हिमालय क्षेत्र में ही झील वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे। कश्मीरी हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की दो झील मिलती है, ये जहाँ पे डल झील और वुलर झील। डल झील और वुलर झील ये दोनों मीठे पानी की झील है, याद रखना है। खारे पानी की झील भी जम्मू कश्मीर में है दो, एक का नाम है पगांगसो झील, ये खारे पानी की झील है। दूसरे का नाम है सोमूरिरी झील, ये खारे पानी की झील है। तो मीठे पानी की दो झील है, डल झील और वुलर झील। खारे पानी की दो झील है, पगांगो झील और सोमूरिरी झील, याद रखना है ये दोनों को। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा चारा ए शरीफ तीर्थ स्थल, जो तीर्थ स्थान है कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में ही स्थित है दोस्तों। कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में ही स्थित है, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा चारा ए शरीफ तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताया दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक मैंने ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था। एक बार जल्दी से बोल के बता देता हूँ। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर वाला हिमालय 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला क्या है? ट्रांस हिमालय। यहाँ उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, जो चाप आकार में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के विस्तृत है। इसी क्षेत्र पे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम है। इसी क्षेत्र से काराकोरम श्रेणी है, K2 है, गार्डविन ऑस्ट्रिच है के अंतर्गत लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी जो मैंने यहाँ पढ़ा दिया हूँ वही है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर का, जिसका नाम क्या है? हिमाद्री, या इसी का नाम है सर्वोच्च, या इसी का नाम है वृहद हिमालय। इसी का नाम क्या है? वृहद हिमालय। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसी का एक और नाम मिलता है क्या? महान हिमालय। इसी का नाम मिलता है महान हिमालय। इसके कितने नाम है? इसका एक हिमाद्री नाम, इसका सर्वोच्च नाम, सर्वोच्च यानी बड़ा है ना, और इसका वृहद नाम यानी वृहद यानी बड़ा, और बड़ा है इसीलिए इसका एक और नाम है महान हिमालय। तो इसके बारे में सुनिए, बहुत छोटा सी बात है। यह ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन आता है कभी, यानी अपने को पता होना, सबसे ऊपर में पढ़े अपन ने ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है ये वृहद हिमालय, जिसको महान हिमालय कहते हैं। यह ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, अब महान नाम है तो यहाँ महान चोटी जो है ऊंची पूरी यहीं मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा जैसी उच्च पर्वत शिखर स्थित है दोस्तों। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम हिमाद्री, वृहद हिमालय, है ना, सब इसी का नाम है महान हिमालय। 3 नाम याद रखो, सर्वोच्च, वृहद हिमालय और महान। इंपॉर्टेंट है, महान पूछा गया करके याद रखना है ना। महान ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है महान हिमालय, तो है ना, महान हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। तो महान हिमालय पश्चिम से लेकर पूरब तक के, महान हिमालय जो है पश्चिम से लेकर पूरब तक के, महान हिमालय जो है पश्चिम से लेकर पूरब तक के 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक है चौड़ाई, और लंबाई 2400 किलोमीटर तक और चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक के है। तो इसमें क्या क्या है? ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है दोस्तों, ये याद रखना है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी यहीं पे, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, और इसी में स्थित है दोस्तों, याद रखना है। मैंने बताया यहाँ पे सब महान वाली चीज़ें यहीं मिलेगी। तो कभी पूछा जा सकता है माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? तो वृहद हिमालय का हिस्सा है, याद रखना है ना। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। सैटेलाइट से देखने पर नई बुकों में ये लिखा हुआ है 8850 मीटर, है ना। तो 48 से याद रखना है, इतनी ऊंची है, नेपाल में स्थित है। नेपाल के लोग उसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा कहा जाता है नेपाल में उसे। इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है दोस्तों, देखो यहाँ लिखा है इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, ये भी दोस्तों इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है? इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है, याद रखना है ना। मैंने बताया। उसके बाद नंगा पर्वत भी इसी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। नंदा देवी भी इसी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। कामेट पर्वत श्रेणी भी इसी श्रेणी का हिस्सा है। नामचा बावरा है ना, जो चोटी का नाम है नामचा बावरा, ये भी इसी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर भी है, ये जो नाम है यही बताया गया है। तो ये इतना सा याद रखना है। इससे जो मैंने बोला, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ये, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पे है
है ना, यहीं पे इस पर्वत में स्थित है। कंचनजंगा, नंदा देवी नंगा पर्वत, कामेट पर्वत, नामचा, बावरा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। इतना याद रखना है इससे इतनी जानकारी है। महान हिमालय कहते हैं इसको। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, ये जो बता दिया वही। उसके बाद यहाँ से एक बात देखो, यहाँ क्या लिखी हुई है नोट, वृहद हिमालय और लघु हिमालय। लघु हिमालय भी यहाँ आएगा, देखो ये लघु हिमालय, लघु मध्य यानी लघु, है ना। तो ये इसके और इसके बीच यानी महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य एक लाइन खींची हुई है। उसका नाम है क्या, बृहद हिमालय और लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ये एक लाइन बना दी गई है जिसका नाम रखा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो क्या है दोस्तों ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट? बड़े और छोटे हिमालय। ये बड़ा हो गया, बड़ा, और इधर वाला जो आएगा छोटा। बड़े और छोटे हिमालय, बड़ा हिमालय और छोटा हिमालय यानी वृहद हिमालय के बीच एक प्रमुख भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखा है। ये क्या है? भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखा है दोस्तों, बड़े वाले और छोटे वाले के बीच। ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। बड़े वाले और छोटे वाले के बीच भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखा है। यह उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा की हिमालय की एक सीमा रेखा का निर्धारण करती है। बस इतना याद रखना है, ये कभी पूछा गया। मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT बोलते हैं इसको, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बड़े और छोटे के बीच है, यानी वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं इधर तीसरे नंबर की। 4 में बात रहे तो मैंने बताया हिमाचल श्रेणी बोलते हैं इसको। इसका नाम लघु हिमालय भी है, इसका नाम मध्य हिमालय भी है, इसका नाम मध्य हिमालय। अब ये मध्य बीच वाले को मध्य मत समझ लेना। सबसे ऊपर में क्या था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद क्या आया? ट्रांस के बाद आया महान हिमालय, महान के बाद आया मध्य हिमालय और मध्य के नीचे आएगा शिवालिक। तो इसका क्या क्या नाम मिलता है? तो इसका हिमाचल श्रेणी, लघु श्रेणी, मध्य हिमालय नाम है इसका। तो इसके बारे में पहले समझ लो क्या है। तो देखो यहाँ महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये महान हिमालय दूसरे नंबर में था, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक स्थान मिलेंगे पूरे आपको, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सब यहाँ पे, मनाली, दार्जिलिंग, कुल्लू, है ना, ये सब यहाँ पे मिलेंगे। तो इतना समझ में आ गया कि ये महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक स्थान देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। यह श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा एवं महाभारत श्रेणियां हैं दोस्तों। किसके अंतर्गत? मध्य हिमालय के अंतर्गत। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा और महाभारत श्रेणियां हैं। वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। महान एवं लघु, ये वृहद यानी ये है ना, तो महान एवं लघु जो दूसरा वाला पढ़े थे और तीसरा वाला इनके मध्य की बात हो रही है। तो वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौत स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटियां मिलती है दोस्तों। ये घाटियों के नाम याद रखना है और किन किन के बीच है ये याद रखना है। वृहद एवं लघु के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा की घाटियां मिलती है। यहाँ अल्पाइन चारागाह है दोस्तों। यहाँ पे अल्पाइन चारागाह है, यहाँ पे चारागाह कम है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मुर्ग कहा जाता है, यानी गुलमुर्ग और सोनमुर्ग, तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पायार कहा जाता है। ये नाम याद रखना है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही हैं। मैंने बताया था यहाँ स्वास्थ्यवर्धक स्थान मिलेंगे। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही हैं। वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति पाई जाती है दोस्तों। एक प्रजाति का नाम क्या है? भोटिया जनजाति या प्रजाति पाई जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। भोटिया प्रजाति पाई जाती है जो व्यापक रूप से अपनी पारंपरिक कला यानी अपने पारंपरिक जीवन जी रही है ना। भूटिया पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम हो गया और कई राज्यों में है, उधर ऊपर में सिक्किम राज्यों में रहने वाली लोगों का समूह है दोस्तों, लोगों का समूह है भूटिया प्रजाति। ये एक खाना बदोश लोग हैं दोस्तों, खाना बदोश लोग रहते हैं। भूटिया प्रजाति के लोग, भूटिया प्रजाति के लोग खाना बदोश लोग हैं। खाना बदोश का मतलब क्या होता है? खाना बदोश का मतलब होता है दोस्तों जिनको खाना नहीं मिलता। खाना नहीं मिलता एक स्थान पे तो खाना ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो देखो जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपरी बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीची घाटियों में लौट आते हैं। शरद ऋतु में नीचे जो घाटियां बनी हुई वहाँ लौट आते हैं।
प्रसिद्ध फूलों की घाटियाँ, प्रसिद्ध फूलों की घाटियाँ इसी पर्वत में स्थित है दोस्तों। फूलों की घाटियों के बारे में बता दूं, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी है एक, फूलों की घाटी है ना, फ्लावर वैली बोलेंगे, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नाम से जाना जाता है। जो फ्लावर वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं इसको, ये उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, यूनेस्को में भी शामिल है। 1982 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। फूलों की घाटी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ दोस्तों, ये चार धाम जो है उत्तराखंड के यहीं स्थित है ना। उत्तराखंड में भक्तों द्वारा देखे जाने वाले जो चार धाम है, जिसका नाम है गंगोत्री यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं। हिमालय में बहुत ऊपर बसे हुए ये चार धाम है दोस्तों, है ना। चार धाम धार्मिक स्थल है, जिसका नाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये उत्तराखंड के चार धाम है, याद रखना है इनका नाम, है ना। और हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है, और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है, इसको याद रखना है। किसमें? मध्य हिमालय के मध्य ही हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। तो उत्तराखंड के चार धाम यहीं मिलेंगे उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसको याद रखना है बस। उसके बाद देखिए एक नोट लिखा है, इसमें क्या बताया गया है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। देखो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, तो ये लघु हिमालय ये है, लघु हिमालय और शिवालिक यहाँ आएगा, अभी आगे पढ़ेंगे अपन ये शिवालिक। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसका नाम रखा गया मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट क्या है, जिसको MBT भी बोलते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी मुख्य सीमा या मुख्य बाउंड्री, थ्रस्ट भी बोल सकते हैं फॉल्ट की जगह, थ्रस्ट। ये एक श्रृंखला है जो लघु हिमालय को शिवालिक पर्वत से अलग करती है, शिवालिक श्रेणी से अलग करती है। शिवालिक आएगा ना, अभी शिवालिक श्रेणी से अलग करती है। तो मैंने बताया था यहाँ पे एक ये वाला याद रखना है जो पढ़े थे अपने, वृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है, और उसके अलावा ये याद रखना है कि इसको कौन अलग करता है। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट किस किस को अलग करता है, तो ये लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करता है। अब लास्ट वाला पढ़ेंगे अपन, जिसका नाम है शिवालिक। शिवालिक का नाम उप हिमालय भी है, उप हिमालय, इसको नवीन हिमालय भी बोलते हैं क्योंकि बाद में इसका निर्माण हुआ है। नवीन हिमालय, इसको निम्न हिमालय भी कहते हैं, इसको बहंतम हिमालय भी बोलते हैं, बाहर का, बाद में आया इसलिए बाहर का हिमालय भी बोलते हैं। तो ये लास्ट वाली जो है श्रेणी, इसका नाम है शिवालिक, इसी का नाम है निम्न हिमालय, इसी का नाम है बाहम हिमालय, इसी का नाम है उप हिमालय, इसका नाम है नवीन हिमालय, बाद में निर्माण हुआ करके। तो देखो अब क्या है, इसके बारे में क्या समझना है शिवालिक के बारे में। तो यह हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है, चार भाग है हिमालय के, तो यह हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है। इसी क्षेत्र में हिमालय में परिवर्तन दिखाई देते हैं, इसी क्षेत्र में हिमालय में जो परिवर्तन होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं, नवीन हिमालय है ये, है ना। इसी क्षेत्र में हिमालय में परिवर्तन दिखाई देते हैं, अर्थात इसे नवीन हिमालय भी कहते हैं। परिवर्तन दिखते हैं और बाद में बना, इसलिए इसे नवीन हिमालय भी कहते हैं। तो देखो यहाँ से पढ़ लेते हैं, यह हिमालय का नवीनतम भाग है, यह नया भाग है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां स्थित है, जैसे काठमांडू घाटी जो नेपाल में है ना। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, पश्चिम में इसे दून या द्वार कहते हैं, और इसी के अंतर्गत जैसे कि देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग के तराई क्षेत्र पर स्थित है, शिवालिक के निचले भाग के तराई क्षेत्र पर स्थित है देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग के तराई क्षेत्र पर स्थित है। तराई क्षेत्र क्या होता है, जानकारी होना। तराई क्षेत्र भारत, नेपाल, भूटान में स्थित हिमालय के आधार पर दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, उसे ही तराई क्षेत्र कहते हैं, उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। जो तराई क्षेत्र भारत, नेपाल, भूटान के हिमालय के आधार पर दक्षिण में स्थित जो क्षेत्र है दोस्तों, उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ क्षेत्र है तराई क्षेत्र। इसी क्षेत्र में भूमि नम रहती है यहाँ की, तथा इस क्षेत्र में घास के मैदान, वन पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में उत्तरी भाग क्षेत्र कहलाता है, तराई क्षेत्र का उत्तरी भाग क्षेत्र यही कहलाता है, जो शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। और कहाँ से कहाँ तक है मैंने बताया, ये यमुना से ब्रह्मपुत्र के बीच जो क्षेत्र है उत्तर में, उसी को बोलते हैं तराई क्षेत्र। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से जो भी अपन ने पढ़े। देखो मैंने यहाँ बताया क्या था, समानांतर पर्वत श्रेणियों को चार भागों में बांटा गया। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर में सबसे पहले पढ़े थे, फिर दूसरे नंबर का था यहाँ पे वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद आता है ये क्या नाम है इसका, शिवालिक पर्वत यानी शिवालिक हिमालय। तो ये चार है दोस्तों,
चार, यहाँ पर चार जिसके बारे में मैं डिटेल में बताने की कोशिश किया, तो ये आपको समझ में आ गया वो भौतिक स्वरूप में अपने क्या क्या पढ़े करके। नेक्स्ट लेक्चर में अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे, यहाँ से आगे की जो चीज़ें हैं, इसके बाद की जो चीज़ें लिखी हुई है उसके बारे में मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।